बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो आज हमने बेसिकली कवर करनी है केस स्टडीज। लास्ट पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। सो हमने क्रॉस सेक्शन से स्टार्ट करते हुए थ्रू आउट केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, फिर उसकी टाइप्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फिर हर स्टडी डिज़ाइन के बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस हमारी रहती थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम फॉर एग्जांपल केस कंट्रोल स्टडी करते हैं तो हम ऑड्स रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं तो हम फिर रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब हम क्रॉस सेक्शन स्टडीज करते हैं तो उस वक्त फिर हम प्रेवलेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। प्रेवलेंस तो खैर आपको कैलकुलेट करनी आती है और वो आपने की भी हुई है। बहुत सारी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवाई हुई हैं, न्यूमेरिकली भी करवाई हुई है। प्रेवलेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपके साथ बेटे स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ सिनेरियोज हैं मेरे पास, कुछ केस स्टडीज हैं जनाब। यस, दिस इज ठीक है जी। सो सिनेरियो 1, ये स्क्रीन बेटे नजर आ रही है सबको? स्क्रीन बेटे नजर आ रही है सबको? जी सर, yes, आ रही है। ओके गुड, ठीक है। yes, सर तो आ रही है। ठीक है, सही है। आप इसका आइदर स्क्रीनशॉट बना लो या आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो, जैसे भी करना है। हमने अभी की अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मे बी स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको करवाता हूँ इसको। अच्छा जी, सो हमारे पास वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। वी हैव 100 laborers who are working in silica industry and 200 laborers working in pharmaceutical industry, and they were selected to establish the association between silica and silicosis. Follow up was carried out after 5 years. At the end of follow up, out of 100 silica workers, 60 developed silicosis, while those working in pharmaceutical, 14 developed silicosis. In relation to the above scenario, answer the following questions. Number 1, what is the study design? Number 2, construct a 2x2 table. Number 3, what relevant measure of association is applicable? Number 4, calculate the results of the study. And number 5, interpret the results of the study. ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो को अब हमें अंडरस्टैंड करना होगा। बेसिकली इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हमारे पास 100 लेबरर्स हैं जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करें। सिलिका इज अ केमिकल, सो बेसिकली केमिकल फैक्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में काम करें। और ऑन द अदर हैंड वी हैव 200 लेबरर्स जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई बनाने की कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करें। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब हमने एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन करनी थी जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या सिलिका और सिलिकोसिस के बीच में कोई एसोसिएशन है। सिलिका बेटे मैंने बताया एक केमिकल है और सिलिकोसिस एक डिजीज है जो सिलिका के एक्सेसिव एक्सपोजर से हमें वो डिजीज हो जाती है। ठीक है, सो दैट मींस आपको ये पता चल गया यहाँ से। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि सिलिका हमारा एक्सपोजर है। आप अपने पास लिख सकते हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। सिलिका जनाब हमारा आ गया एक्सपोजर, और सिलिकोसिस जनाब हमारा आ गया यहाँ पे डिजीज। ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है। अब जनाब फर्दर हमें वो बता रहे हैं, फॉलो अप वाज कैरिड आउट फॉर 5 years। 5 साल के लिए हमने उनको फॉलो अप दिया। At the end of follow-up, 100 out of 100 silica workers, 60 developed silicosis, while those working in pharmaceutical, 14 developed silicosis. In relation to the above scenario, answer the following questions. ठीक है, अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये है कि जी व्हाट इज द स्टडी डिजाइन। अच्छा, अब आप में से आप लोग ये ट्राई करो और इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, जरा गौर से पढ़ते हुए मुझे ये बताओ कि हमारा ये क्या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, हम क्रॉस सेक्शनल करना चाह रहे हैं, कोहॉर्ट करना चाह रहे हैं, या अल्लाह भला करे केस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है और कैसे पता चल रहा है? कैसे आपको ये पता चलेगा? अगर इस तरह का सिनेरियो एक स्टेटमेंट में आपको पेपर में दे दूं तो हाउ वुड यू एबल टू आइडेंटिफाई कि जी किस स्टडी डिजाइन की बात हो रही है। या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है, आप कहीं पे एज अ रिसर्चर काम कर रहे हो और आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है कि जी आपने किस किस्म का स्टडी डिजाइन, एक किस किस्म का स्टडी आपने करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्टडी एक्चुअली कौन सा डिजाइन आपने अप्लाई करके करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक?
जो पार्ट ए है हमारा सिनेरियो का, दैट इज व्हाट इज द स्टडी डिजाइन, उस पे हम बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा स्टडी डिजाइन है? जी बेटे, एनीवन? कोई बात नहीं, इवन इफ इट इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सी कोई परेशानी की बात है? हमने कोई खतरनाक क्या पनिशमेंट रखी हुई है क्लास में गलत बताने की? सर क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल है? क्यों बेटे क्रॉस सेक्शनल? एनी अदर? कौन सा डिजाइन है? क्या है क्रॉस सेक्शनल? अगर है तो क्यों है? कैसे आपको पता चला? बिकॉज वही टेक्निक आपने सीखनी है ना, अदरवाइज तो फिर पता नहीं चलेगा सिनेरियो बेस्ड कैसे करते हैं हम सॉल्व केस स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल है सर, रिस्क फैक्टर जो हो गया आपके सिलिका। सो रिस्क फैक्टर तो केस Prevalence। कंट्रोल में भी होता है, रिस्क फैक्टर तो जनाब कोहॉर्ट में भी हम रिस्क फैक्टर स्टडी करते हैं, आरसीटी में भी कोई ना कोई हम एसोसिएशन इसी तरह से एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। सो क्यों है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन अगर क्रॉस सेक्शनल है तो? जी एनी अदर? वरीशा बेटे, वरीशा है ऑनलाइन? तूबा है ऑनलाइन? यस सर, ऑनलाइन हूँ। जी बेटे, कोई एनी आइडिया? सर ये जो सिर्फ पहले मुझे केस कंट्रोल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर एक तो इसमें हमारे पास सिलिका इंडस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है। तो सर चूंकि दो डिफरेंट, सर क्रॉस सेक्शनल कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि दो डिफरेंट इनको क्या कहा जा सकता है, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं? नहीं यस सर। नहीं बेटे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा हुर्मत बेटे, आप हो ऑनलाइन? हुर्मत है ऑनलाइन? यस सर, ऑनलाइन हूँ। जी बेटे, हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें हम एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं ना, तो सो चलो जी, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आसानी को, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब कुछ इज देयर एनी बेल रिंगिंग? देखो एक स्टेटमेंट को मैंने बोल्ड कर दिया, रेड कलर का कर दिया, अब इससे कुछ पता चल रहा है? सर कोहॉर्ट? कोहॉर्ट? अच्छा सर मुझे क्यों कोहॉर्ट स्टडी लग रहा है। कोहॉर्ट लग रही है? ओके, क्यों लग रही है जी जिसको कोहॉर्ट लग रही है? सर क्योंकि उसमें वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सपोजर एंड देन फॉलो अप होता है, और उसके बाद फॉलो अप होता है टिल द डिजीज डेवलप्स। till the disease develops in the future. ठीक है, सही है। तो ओके, और जी और किसको लग रहा था कोहॉर्ट क्यों लग रहा था बेटे? अच्छा ठीक लग रहा था, अब इतना मैं बता दूं, ठीक लग रहा है, इट्स कोहॉर्ट। क्यों है कोहॉर्ट, ये बताओ। सर क्या कोहॉर्ट इस वजह से है क्योंकि ये टाइम बेस्ड स्टडी है, इसमें टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है? नहीं ये नहीं। चलो मैं अच्छा देखो बेटे, कोहॉर्ट है। कोहॉर्ट क्यों है और कौन से टाइप की कोहॉर्ट है?
प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? ये कौन बताएगा? प्रोस्पेक्टिव होगी सर। प्रोस्पेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इसलिए क्योंकि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है फॉलो अप वाज कैरिड आउट फॉर 4 years, 5 साल तक हम उन लोगों को फॉलो अप देते रहे। अगर रेट्रोस्पेक्टिव होती तो हमें तो कोई पास्ट के उनके रिकॉर्ड्स मिल जाते ना, तो उसमें तो हमें फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई इनिशियली कैसे किया कि ये कोहॉर्ट है या क्रॉस सेक्शन है या क्या है? मैं अब आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ, आपने वो बेशक लिख लो, बल्कि बेशक क्या लिख लो, मेरा ख्याल आपको काम आएंगे। देखो बेटे, जब भी कोहॉर्ट स्टडी होगी ना तो उसमें फॉलो अप की टर्म जरूर आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। जहां पे आपको फॉलो अप नजर आया ना, वहां पे आपने सबसे पहले तो ये स्टैब्लिश कर लेना कि भाई ये कोहॉर्ट की बात हो रही है, ये कोई और स्टडी नहीं हो सकती। रीजन, केस कंट्रोल में हम फॉलो अप करते हैं? नहीं करते। हम तो पास्ट में जाके उनसे हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं। सो देयर इज नो फॉलो अप इन केस कंट्रोल। क्रॉस सेक्शनल में हम फॉलो अप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्रॉस सेक्शनल तो बेटे हम सेम टाइम पे स्नैपशॉट लेते हैं, एक रिस्क फैक्टर का भी और डिजीज का भी, हम एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में हम फॉलो अप करते हैं? नहीं, हम फॉलो अप उसमें नहीं कर रहे होते उस तरह से, ठीक है। सो फॉलो अप सिर्फ और सिर्फ किस स्टडी डिजाइन में होता है? सिर्फ कोहॉर्ट। अब अगर फर्दर मैं आपसे पूछूं कि कोहॉर्ट की कौन सी टाइप है, प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, तो आपके लिए बड़ा आसान है इसको करना कि जी ये हमारे लिए हमारा प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है। रीजन बीइंग कि वो कह रहे हैं फॉलो अप वाज कैरिड आउट फॉर 5 years, 5 साल तक हमने उनको फॉलो अप किया। अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स उनके पुराने मिल जाते तो हमें फॉलो अप करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दिस इज इन फैक्ट अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। तो पार्ट ए तो हमारा हो गया। व्हाट इज द स्टडी डिजाइन? इट इज अ, सिंपली आपने आंसर देना है पेपर में अगर आता है, इट इज अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटे? अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज डू आस्क, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये कौन सा स्टडी डिजाइन है और कैसे हमने पता लगाया कि कौन सा स्टडी डिजाइन है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। ओके गुड, दैट्स गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट बी है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 टेबल। आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया तो मैं ये स्क्रीन हटा दूं 2 मिनट? ये सबने नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब बेटे पार्ट 2 है, वो हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2x2 टेबल, ठीक है जी। हमने ये करना है कि हमने बेसिकली ये जो हमारा गिवन सिनेरियो है इसकी बेसिस पे हमने बनाना है एक 2x2 टेबल। और वो कैसे बनाना है वो जनाब आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आपकी करूंगा हेल्प, ठीक है जी। सो अच्छा जी, हम जरा आ जाते हैं सिनेरियो पे। अब जरा आपने जो स्क्रीनशॉट बनाया है उसको जरा गौर से आपने पढ़ना। देखो सिनेरियो क्या कह रहे हैं बेटे, 2x2 टेबल तो बनाना आता है? मेरा ख्याल है मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूं, मुश्किल ओके जी। अच्छा, प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग कैपेबिलिटीज, वो आपको पता ही है कैसी माशाल्लाह काफी ज्यादा पैथेटिक होती हैं, वो ज्यादा ही पैथेटिक होती हैं। अच्छा, सो जनाब हमने बनाना है एक 2x2 टेबल। और आपको पता है जब हम 2x2 टेबल बनाते हैं तो हम ऊपर क्या ले रहे होते हैं? हम लेते हैं ऊपर डिजीज को, टॉप पे हम लिखेंगे डिजीज, और ये है डिजीज पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये एक्सपोजर पॉजिटिव और एक्सपोजर नेगेटिव, ये है जी एक्सपोजर, और ये टॉप पे है डिजीज। ये क्या होता था? ए इसको कहते थे
इसको बी कहते थे, इसको सी कहते थे और इसको डी कहते थे। ऐसे ही था। ए वो होते थे जो एक्सपोज भी थे, डिजीज भी थे। डी वो होते थे जो ना तो एक्सपोज थे ना डिजीज थे। बी वो होते थे जिनको एक्सपोजर होता था लेकिन डिजीज नहीं होती थी। और सी वो होते थे जिनको एक्सपोजर नहीं होता था उसके बावजूद उनको डिजीज हो जाती थी। ऐसे ही था बेटे, ये याद है? ये यहाँ तक याद है ना? यस सर। जी सर। ठीक है, एबीसीडी हम कैसे करते थे। अब ऑब्वियसली हमने इसको फिल अप करना है। अच्छा, अब जरा सिनेरियो देखो। वो कह रहा है 100 laborers working in silica industry and 200 laborers working in pharmaceutical industry were selected to blah blah blah। ठीक है। अच्छा, अब जनाब पता हमें ये चला कि जो टोटल वो ले रहे हैं, हम एसोसिएशन किसकी देखना चाह रहे हैं? सिलिका की और सिलिकोसिस की। एक्सपोजर क्या है? सिलिका। और डिजीज क्या है? सिलिकोसिस। ठीक है, एक्सपोजर क्या है? सिलिका। कितने लोग हमने लिए जो सिलिका से एक्सपोज्ड थे? 100। ऐसे ही है। जो सिलिका से एक्सपोज्ड नहीं थे, यानी किस इंडस्ट्री में थे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वो कितने थे? 200। ऐसे ही है। ये टोटल्स हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये टोटल्स हैं। यहां तक बात समझ आई? ये टोटल्स कहां से आए मेरे पास? 100। भाई हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है 100 laborers working in silica industry and 200 working in pharmaceutical industry were selected to establish the association between silica and silicosis। अब हम एसोसिएशन किसकी देख रहे हैं? एक्सपोजर क्या ले रहे हैं? सिलिका ले रहे हैं ना। दैट मींस जो सिलिका में काम नहीं करे उनके लिए एक्सपोजर नेगेटिव है। तो टोटल जो हमारा नेगेटिव एक्सपोजर वाले हैं वो टोटल कितने हैं? 200। और जो पॉजिटिव एक्सपोजर वाले हैं यानी सिलिका एक्सपोजर वाले हैं वो टोटल कितने हैं? ये 100। यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। गुड। आगे वो क्या कह रहे हैं जी? आगे वो कह रहे हैं फॉलो अप वाज कैरिड आउट फॉर 5 years। ठीक है जी, उससे हमें पता चल गया प्रोस्पेक्टिव को हट। अब वो कह रहे हैं, अब देखो, एट द एंड ऑफ फॉलो अप आउट ऑफ 100 सिलिका वर्कर्स, अंडरस्टैंड करो, एट द एंड ऑफ फॉलो 5 साल गुजर गए हैं, आउट ऑफ यानी टोटल जो 100 सिलिका वर्कर्स थे उनमें से कितनों को डिजीज हुई? 60 को। तो जनाब मुझे 60 कहां लिखना चाहिए? ए में सर। सर ए में लिखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। 60 मुझे कहां लिखना चाहिए? ए में। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि 60 वो लोग हैं जो एक्सपोज थे और उनको 5 साल के बाद डिजीज हो गई। तो ए में वो लोग होते हैं जो एक्सपोज भी होते हैं जिनको डिजीज भी हो जाती है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ फॉलो अप आउट ऑफ 100 सिलिका वर्कर्स 60 डेवलप्ड सिलिकोसिस। राइट, यहां तक हमने कर लिया। व्हाइल दोज वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल में कितने काम करे थे? 200। अब उसने ये नहीं सीधे कहा कि आउट ऑफ 200, उसने जरा घुमा के कह दिया आउट ऑफ दोज वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल, वो हमें पता है 200 है। 14 डेवलप्ड सिलिकोसिस, यानी 200 लोग जो एक्सपोज्ड नहीं थे उनमें से कितनों को डिजीज हो गई? 14 लोगों को। 200 लोग जो एक्सपोज्ड नहीं थे उनमें से कितनों को डिजीज हुई? 14 को। 14 बेटे मुझे कहां लिखना चाहिए? सी में सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? ठीक है जी, गुड हो गया। हमें 2 ही वैल्यूज चाहिए, तो 2 वैल्यूज आ जाए हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। 100 माइनस 60 कितना होता है बेटे? 40। 200 माइनस 14 कितना होता है? 186। ठीक हो गया। 100 और 200 को ऐड कर लो। ये हमेशा आप जरा क्रॉस चेक कर लिया करो कि ये ठीक आ रहा है टोटल। 100 और 200 को ऐड करो तो 300 होता है। 40 और 86 को ऐड करो तो ये बन गया 6, ये आ गया 2,
और जनाब गंदी सी राइटिंग में ये भी आ गया 60 और 40 को ऐड करो तो कितना होता है 74। ठीक है जी, अब यहाँ से जरा क्रॉस चेक कर लो, 74 और 226 को ऐड करो 300 बनता है, वेरी गुड। 100 और 200 को ऐड करो, यहाँ से भी 300 बनता है, दैट मींस ग्रैंड टोटल ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमने अपनी वैल्यूज बिल्कुल ठीक लगाई। ठीक हो गया, ये समझ आया सिनेरियो, ये कैसे हमने अपना 2 by 2 टेबल बना लिया। यस सर। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब पार्ट सी पे हम आ जाते हैं। पार्ट सी है व्हाट रेलिवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन इज एप्लीकेबल। अच्छा बेटे, इफ यू रिमेंबर तो ये ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है, ब्लैंक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, सही है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर तो हमने बेटे कहा था कि जब हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं तो हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। क्या कहते हैं? रिलेटिव रिस्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि जी आपने कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन की है, अब कौन सा मेजर ऑफ एसोसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप उसको कहोगे वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव रिस्क, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो चाहे वो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो। सो आप उसके अंदर क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो? रिलेटिव रिस्क, या करते हो, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला मैं आपके सामने इस वक्त लिख रहा हूँ। रिलेटिव रिस्क आप जब भी कैलकुलेट करते हो तो आप फॉर्मूला यूज करते हो A डिवाइडेड बाय A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय C प्लस D। ये रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला होता है। जब भी आपने कोई कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन करते हो आप लोग, तो एट द एंड ऑफ कोहॉर्ट स्टडी जब आपके पास 2 by 2 टेबल बन जाता है, जब आपके पास 4 ग्रुप्स आ जाते हैं, तो व्हाट डू यू कैलकुलेट? यू ऑलवेज कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क, जिसका फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय C प्लस D। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो पार्ट सी का आंसर हो गया कि वी विल मेजर रिलेटिव रिस्क और आर, और उसका फॉर्मूला आपने दे देना। पार्ट बी वो कह रहे जी कैलकुलेट द रिजल्ट्स। तो जी हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है, 2 by 2 टेबल हम बना चुके हैं। तो जनाब अब आप इसके अंदर इसी फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो। मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लोग जरा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। पहले मैं लिखवा देता हूँ। रिलेटिव रिस्क इक्वल्स टू A की क्या वैल्यू थी? 60। 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। B की वैल्यू 40 थी ना, 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय C की वैल्यू थी 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 186। ठीक है जी, तो आप इसको जरा कर लो कैलकुलेट। पहले ऊपर का कैलकुलेट कर लो, तो जनाब आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको 8.5 आता है सर। एक्सीलेंट, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और बेटे किसी का सेम आ रहा है, किसी का डिफरेंट आ रहा है तो वो मुझे बताओ। किसी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अगर कैलकुलेशन में, किसी का अगर इससे डिफरेंट आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओ। यस सर, 8.57 आता है। 8.57 आता है, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। और कोई और भी 2-3 और लोग कंफर्म कर दें। 8.5 ही आ रहा है सर। 8.5 आ रहा है सर 8.6 मतलब ठीक है, 8.5 सही है, बिल्कुल सही है, एक ही बात है, ठीक है बेटा, ठीक हो सही है। पार्टी वो कह रहा था इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स या इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लो। जब भी रिलेटिव रिस्क
whenever relative risk is greater than 1, there exists a positive association between exposure and disease. मैं repeat कर देता हूँ. When relative risk is greater than 1, there exists a positive association between exposure and disease. Whenever relative risk is greater than 1, there exists a positive association between exposure and disease. दूसरे नंबर पे लिखो, whenever relative risk is less than 1, there exists a negative association between exposure and disease. Whenever relative risk is less than 1, there exists a negative association between exposure and disease. And thirdly, आप लिखो, whenever relative risk is equal to 0, no association exists between exposure and disease. Whenever relative risk is equal to 0, no association exists between exposure and disease. अब हमारे केस में, इस केस में, इसके स्टडी में हमारा रिलेटिव रिस्क का वैल्यू कितना है? 8.5. 8.5 1 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है. तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? आप सिंपली लिख सकते हो, सिंस रिलेटिव रिस्क is greater than 1, so there exists a positive association between silica and silicosis. मैं रिपीट कर देता हूं, आप ये लिखोगे, since relative risk is greater than 1, there exists a positive association between silica, जो हमारा एक्सपोजर था, and silicosis, जो हमारी डिजीज थी. ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आई इसमें से? स्टडी डिजाइन क्या था, 2x2 टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया, रेलेवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन कैसे पता चला, कैलकुलेशंस कैसे की, इंटरप्रिटेशन कैसे की? किसी को बेटे अगर ये ना समझ में आई? एक्सक्यूज मी सर. जी बेटे. सर रेलेवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन रिपीट कर दें. रेलेवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन रिपीट कर दूं? मैं कर देता हूं. अच्छा, जब भी हम कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं, सो वी ऑलवेज कैलकुलेट रिलेटिव रिस्क. जो हमारा रेलेवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन कोहॉर्ट स्टडीज के केस में होता है, उसका नाम है रिलेटिव रिस्क RR. कोई और सेकंड ऑप्शन होती नहीं. हम हमेशा कोहॉर्ट के केस में सिर्फ रिलेटिव रिस्क या RR कैलकुलेट करते हैं. दैट्स इट. चाहे वो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. सो जब भी आपको पता चल जाएगा कि स्टडी डिजाइन कोहॉर्ट लगा हुआ है, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि जो रिलेटिव रिस्क ऑफ एसोसिएशन है वो हमारा है, रेलेवेंट मेजर ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है वो है रिलेटिव रिस्क RR. ठीक हो क्या? यस सर. ठीक है. सिनेरियो 2 पे बेटे आ जाते हैं. एक और सिनेरियो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो या नोट कर लो, जैसे भी 86 केसेस ऑफ ल्यूकीमिया, which is obviously a disease, and a group of 172 people without leukemia were selected from different hospitals. The history of leukemia patients revealed that 54 were working in the radiology department of different hospitals, while 167 people were working in other departments and had no disease. So same हमने आगे हमारे पास questions हैं. What is the study design? Construct a 2x2 table. What relevant measure of association is applicable? Calculate and interpret the results of the study. ठीक है जी. So what is the study design से start करते हैं. अब जरा सिनेरियो बेटे पढ़ो और मुझे बताओ कुछ समझ आ रहा है? अब रेट्रोस्पेक्टिव है.
रेट्रोस्पेक्टिव क्या? रेट्रोस्पेक्टिव है और रेट्रोस्पेक्टिव केस के अंदर पिछले उनके पास रिकॉर्ड्स आ गए। सर इसमें हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केस कंट्रोल स्टडी होगी। सर केस कंट्रोल होगी। क्यों केस कंट्रोल क्यों होगी? सर हिस्ट्री में जाके उनके डिजीज का रिकॉर्ड ले रहे हैं वो। तो हिस्ट्री में तो बेटे जब हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करते हैं तो भी तो हम हिस्ट्री के रिकॉर्ड से नहीं देखते। लेकिन सर इसमें फॉलो अप तो नहीं किया ना। और सर इसमें एक ग्रुप में डिजीज है और एक ग्रुप में नॉन डिजीज है। तो सर केस और कंट्रोल स्टडी में ऐसा ही नहीं होता कि केसेस होते हैं और नॉन डिजीज होते हैं। एक्चुअल रीजन आपने हमेशा बेटे आइडेंटिफाई केस कंट्रोल को कहाँ से करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली समझाया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपने उसको बताना है, उसको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? केस कंट्रोल स्टडी, एज द नेम इंडिकेट्स, ऑलवेज स्टार्ट्स ऑफ विद केसेस एंड कंट्रोल्स, एंड cohort study always starts off with exposed and unexposed. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अब हमारे गिवन सिनेरियो में कहां से वो स्टडी शुरू करें? वो कह रहे हैं 86 केसेस ऑफ ल्यूकीमिया एंड ग्रुप ऑफ 172 पीपल विदाउट ल्यूकीमिया मींस कंट्रोल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स। बस ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आप एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आपको कि ये केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड से स्टार्ट नहीं करें, हम स्टार्ट करें केसेस और कंट्रोल्स। ठीक हो गया? और दूसरा फातिमा ने भी बिल्कुल सही बताया कि जी केस कंट्रोल इसलिए है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट इसलिए नहीं है कि हम इनकी पास्ट में तो जा रहे हैं लेकिन हम फॉलो अप नहीं करें, कहीं पे लिखा हुआ कि हम फॉलो अप करें। ठीक है, तो ये आपने जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2x2 टेबल। ठीक है, सिनेरियो आपके पास है, हमारा 2 मिनट का रह गया है सेशन। हम ऐसे करते हैं कि 10-12 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे दोबारा से क्लास क्रिएट करके आपको इनवाइट करना पड़ेगा। 10-12 मिनट, 3 बजे का बल्कि मैं बेटे बना देता हूँ, आप लोग को दोबारा इनविटेशन सेंड करता हूँ जूम के ऊपर 3 बजे का, आप लोग उस पर आ जाओ। मीनवाइल आप लोग अपना 2x2 टेबल बनाने की ट्राई करो, नहीं बनता तो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 2x2 टेबल ट्राई करो कि इस केस में कैसे बनेगा। वैल्यूज आपके पास है, सिनेरियो आपके पास है। ठीक है जी। सो हम इसको करते हैं 10 मिनट के बाद वापस ज्वाइन। ठीक है बेटे, अल्लाह।